देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हिमाचल में अब तक 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार इतिहास बदलता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स में दावा किया जा रहा है कि हिमाचल में भी बीजेपी की जीत के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स अब शुरू हो चुके हैं। जैसे ही दूसरे चरण और आखिरी चरण का मतदान खत्म हुआ, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार बनाने का दावा इन एग्जिट पोल्स में किया जा रहा है। वहीं हिमाचल में भी एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी चुनाव हुए थे और दिल्ली एमसीडी के लिए एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत के आसार बताए जा रहे हैं। 250 सीटों के एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ इन एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी को भारी नुकसान यहां पर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं। 110 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में इन एग्जिट पोल में दिखाई गई हैं। कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 6 सीटें दिखाई गई हैं। बीजेपी के हिस्से 84 सीटें। और इन्हीं एग्जिट पोल्स के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। दिल्ली में बीजेपी का एमसीडी में 15 साल पुराना किला ढहने जा रहा है और आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के जीवन काल में जो पहले कभी नहीं किया वो होने वाला है। यह दावा है एग्जिट पोल का। दिल्ली में एमसीडी चुनाव संपन्न हुए और इन चुनावों के बारे में जो एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं वो यही है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीतने जा रही है और बीजेपी चुनाव हार रही है। सभी एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं और जो औसत है सभी एग्जिट पोल का वो ये बता रहा है कि 4 एग्जिट पोल का हमने औसत निकाला है। उसमें जो आम आदमी पार्टी का औसत निकल रहा है वो यह है कि 250 में से औसत 154 सीट जीतती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी औसत 84 सीट जो है वो इन चुनावों में जीत सकती है, जबकि कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पर रह सकती है और केवल सिंगल डिजिट में इस बार वो सिमट सकती है। और 6 सीटें जो हैं औसत जो निकाली गई है वो ये दिखाई दे रही है कि 6 सीटें जो है कांग्रेस इन चुनावों में जीत सकती है। अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग दावे हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो दावा है वो यही है कि आम आदमी पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ में जो है बीजेपी को सत्ता से हटाने जा रही है। जो मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के जीवन काल में नहीं किया वो होने वाला है, ऐसा एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक केवल कांग्रेस को ही सत्ता से हटाया है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने चुनाव तो हराया है, लेकिन कहीं पर भी आम आदमी पार्टी अभी तक बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाई है। तो अगर एमसीडी में भी ऐसा होता है, अगर एमसीडी में ऐसा हुआ तो यह पहली बार होगा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यह कब होगा? यह तब होगा जब हमने देखा कि इस बार नगर निगम में, दिल्ली नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जो है कोई आक्रामक प्रचार नहीं किया, जबकि बीजेपी की तरफ से जो है पूरी ताकत नगर निगम चुनाव में झोंक दी गई थी। कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, कई मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। तो एग्जिट पोल कह रहे हैं इससे भी आगे आम आदमी पार्टी की सीटें जा सकती हैं या कम सीटें हो सकती हैं। क्या हो सकता है ये, इसके लिए हमें जो है 7 दिसंबर का इंतजार करना होगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे इंटरनल सर्वे के हिसाब से एमसीडी में 60 से 70 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। नमस्कार साथियों, जिस तरह से दिल्ली एमसीडी के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, मैं इस एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज करता हूं। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली वासियों ने कांग्रेस को अपना प्यार दिया है, मोहब्बत दी और मेरी चमकती दिल्ली पे विश्वास किया है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में अभी भी मैं बात कर रहा हूं 60 से 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है, जो भाजपा और ये अरविंद सत्ता में पहुंचने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, परिसीमन किया गया, चुनाव को टाला गया, उसके तहत जिस तरह से कल मैंने देखा बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की वोट काट ली गई, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें कहीं ना कहीं वो साजिश दिखती है कि शायद
चुनावी जीतने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया। पहले चुनाव टाले गए, फिर परिसीमन में सीटें घटाई गई और अब लाखों लोगों की वोट काट दी गई। लेकिन अभी भी कहता हूं ये दावे झूठे साबित होंगे। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो अब राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। राजस्थान में इस यात्रा का पहला दिन कैसा रहा, देखिए हर्षा कुमारी सिंह की इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा का पहला दिन राजस्थान में। 3000 किलोमीटर लंबी यात्रा पहली बार कांग्रेस की सरकार वाले राज्य में आई है। लेकिन राजस्थान में मुद्दे कई हैं, नेतृत्व की लड़ाई भी और चुनावों की तैयारी भी। ये चुनाव जिताव यात्रा नहीं है। उसका मकसद ये है कि हमने चुनाव के नजरिए से नहीं देखा। ये विचार उदयपुर में शुरू हुआ, तो ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा कि इसका फायदा हमें शायद हो सकता है, हो ऑटोमेटिक नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा, संगठन को सक्रिय होना होगा। इसीलिए हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पार्टी के एक वर्ग ने इसकी तैयारी की है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी, जहां पार्टी के कैडर को पुनर्जीवित करने की कोशिश होगी। हाथ से हाथ जोड़ो, तो ये अब ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। अब ये हाथ से हाथ जोड़ो, ये चलेगा। और किसी भी रूप में आज बीजेपी भी चिंतित हो गई है, विचलित हो गई है, उसी पे बिहेव कर रही है। राहुल जी पे यात्राओं में कई आरोप लगते हैं। अभी साथ को दे रहा है यात्रा का, देशवासी दे रहे हैं, सोशल मीडिया दे रहा है। लेकिन चुनाव के मुद्दों को नजरअंदाज कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। दिलचस्प ये भी है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश सीधा बीजेपी के गढ़ वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ से हुआ है। राहुल गांधी जी हजूर आते हैं, बहुत देर में आए, आप हजूर हैं, आपको कोई आप आते हैं, आप अपना वचन बोलते हैं और वचन को पूरा अमल नहीं करते। राजस्थान में मुद्दे कई हैं, नेतृत्व की लड़ाई है और चुनाव की तैयारियां हैं। लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा इन मुद्दों और सवालों का जवाब तय कर पाएगी, ये देखना आगे है। झालरापाटन से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में आज पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सभी विपक्षी दलों के नेता कल शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने इसे व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये एक ऐसा आयोजन है जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा है। बैठक में सत्र को बिना हंगामे के सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा होगी। साथ ही सरकार सत्र के दौरान विधायी कार्यों और इससे जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर जानकारी देगी। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। शुरू हो रहा यह सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। यह ऑपरेशन 1 घंटे तक चला। लालू प्रसाद यादव को किडनी उनकी बेटी रोहिणी ने डोनेट की। फिलहाल दोनों आईसीयू में हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने उनका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। मीसा भारती ने लिखा कि पापा ने हाथ हिलाकर आप सबकी शुभकामनाओं को वीडियो के जरिए स्वीकार किया और आभार व्यक्त किया। लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो गई थी। सिंगापुर के अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ। मशहूर पॉप सिंगर लकी अली ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु में उनके फार्म हाउस पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। लकी अली ने सोशल मीडिया पर कर्नाटक के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई। लकी अली ने अपनी चिट्ठी में कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें एक आईएएस अधिकारी शामिल है। लकी अली ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं अभी दुबई में हूं और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। केचन हल्ली
ये यलहंका स्थित मेरे फार्म हाउस पर अवैध तौर पर कब्जा कर लिया गया है। अवैध कब्जा भूमाफिया सुधीर रेड्डी और मधु रेड्डी ने किया। अवैध कब्जा आईएस रोहिणी सिंधूरी की मदद से किया गया है। ये लोग जबरदस्ती मेरे फार्म हाउस पर घुस गए हैं। हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। इस मामले में एसीपी से भी शिकायत की, लेकिन जवाब नहीं मिला। लोकल पुलिस भी मदद की बजाय भूमाफिया का ही समर्थन कर रही है। जिस प्यार, धोखा, ईर्ष्या जैसी भावनाओं को लेकर बड़े बड़े अपराध सुर्खियों में रहते हैं, वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर से चौंकाने वाली तस्वीर दिख रही है, जहां दो जुड़वा बहनों को एक ही शख्स के साथ प्यार हुआ और दोनों ने एक साथ खुशी खुशी इस शख्स से शादी की। पर यह शादी दूल्हे पर भारी पड़ी। दूल्हे के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है और महिला आयोग ने भी सख्ती दिखाई। जुड़वा बहनें और दूल्हा एक। महाराष्ट्र के सोलापुर की ये तस्वीरें देख सभी हैरान हैं। जुड़वा बहनें रिंकी और पिंकी आईटी इंजीनियर हैं। ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले अतुल नाम के एक शख्स से दोनों को प्यार हुआ और शादी भी दोनों ने एक साथ एक ही शख्स अतुल से कर ली। बीते शुक्रवार को सोलापुर की मालशिरस तहसील में ये शादी हुई। ये तस्वीरें वायरल हुई तो सवाल उठे कि ये अवैध शादी कैसे रचाई गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। दूल्हे के खिलाफ धारा 494 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत कोई भी पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इसके लिए करीब 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सोलापुर में एक युवक ने मुंबई की जुड़वा बहनों से शादी की है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध है। सोलापुर के पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच करनी चाहिए और तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993 की धाराओं के तहत तुरंत पेश की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले अपने पिता के निधन के बाद दोनों लड़कियां मालशिरस में अपनी मां के साथ रह रही थीं। एक बार जब रिंकी और पिंकी की मां बीमार हुई तो दोनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए अतुल की कार का इस्तेमाल किया। इसी दौरान अतुल दोनों जुड़वा बहनों के करीब आया और दोनों ने एक साथ अतुल से शादी करने का फैसला किया। अब ये फैसला इन पर भारी पड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।